नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार पुनः सार्थक सिविल विजन में, जहां हम यूपी टीईटी के प्रश्न पत्रों को देख रहे हैं और यूपी टीईटी में हिंदी के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। कल हमने वर्ष 2012 के प्रश्न पत्र को देखा था और आज हम वर्ष 2013 का प्रश्न पत्र देखेंगे। चूँकि कल 2012 के पेपर में पूरे 30 प्रश्न हम देखे थे और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए आज हम वर्ष 2013 का जो प्रश्न पत्र देखेंगे वो दो पार्ट में देखेंगे। 15 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में देखेंगे और अगले आने वाली वीडियो में पुनः 15 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ष 2013 में हिंदी के किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, साथ ही साथ उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे और इसके साथ साथ क्या क्या ऑप्शन थे, और उन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया और पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ठीक है, ये क्या पूछा गया, टॉपिक इनका क्या है, ये है मुहावरा, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए पूछ रहे हैं, तो कपटी मित्र के लिए पूछ रहे हैं। विकल्पों में दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम और आबनूस का कुंदा दिए हुए। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो कपटी मित्र होता है उसको हम बोलते हैं आस्तीन का सांप, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर दांत काटी रोटी की बात करें तो ये घनिष्ठ मित्रता के लिए होता है। दांत काटी रोटी जो है ये घनिष्ठ मित्रता जहाँ होती है उसके लिए ये होता है। ठीक है, और जो क्या नाम है कि अन्य भी इसमें विकल्प हैं, अक्ल की दुम और आबनूस का कुंदा, ये कपटी मित्र से रिलेटेड नहीं है। तो आस्तीन का सांप होना जो है ये कपटी मित्र से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। अगला है, इंद्रियों को जीतने वाला के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द। ये टॉपिक होता है अनेक शब्द का एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इंद्रियों को जीतने वाला। तो आप जानते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, दूरदर्शी तो होगा नहीं, दत्तचित्त कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा, वो क्या होगा, जितेंद्रिय होगा। अब दूरदर्शी क्या होता है, जो आगे की सोचता है, आगे की सोचने वाले को हम बोलते हैं दूरदर्शी। आगे की सोचने वाले को हम क्या बोल देंगे, दूरदर्शी बोलेंगे। दत्तचित्त जो किसी काम को खूब मन लगाकर करता है उसे दत्तचित्त बोल देंगे। कुशाग्र बुद्धि उसको बोलेंगे जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान हो। कुशा के नोक यानी कि कुशा का नोक बहुत निकीला होता है, उसे हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जितेंद्रिय। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा जो है ये है संधि विच्छेद से। ये क्या कह रहा है, पवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ये देखिए, संधि विच्छेद एक ऐसा टॉपिक है जिसे निश्चित रूप से हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। सारी संधियों के बारे में जानना पड़ेगा। हम यहाँ पवन का सही संधि विच्छेद का उत्तर देख लेते हैं। पौधन अवन, पौधन वन, पोधन अन और पौधन अन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पोधन अन होता है। किसमें है, आप देखिए, पोधन अन विकल्प सी में आपको दिख रहा है। अच्छा, साथ ही साथ इस संधि को यहाँ एक बार जान लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको जैसे सारी संधियाँ एक साथ पढ़ेंगे तो याद होगा ही होगा, लेकिन यहाँ कम से कम ये जो संधि यहाँ पवन में जो संधि है वो तो क्लियर तैयार हो जाएगी। ये पवन में जो संधि है, पोधन अन जो है, इसको हम बोलते हैं अयाद संधि। क्या बोलते हैं, अयाद संधि, अयाद संधि। ठीक है, अच्छा, अयाद संधि में होता क्या है ये जान लेते हैं इसी के साथ साथ यहीं पे। पहले तो पवन का संधि विच्छेद हमने देखा, जो प्रश्न पूछा है पोधन अन, लेकिन अब ये भी जान लिए इसके साथ साथ कि ये कौन सी संधि है, तो ये अयाद संधि है। साथ ही साथ अयाद संधि होता कैसे है ये जान लेते हैं। तो आप देखिए, बहुत ही सरल है, थोड़ा समझिएगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा देरी हो रही है तो आप घबराइएगा नहीं, बल्कि अयाद संधि तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्या होता है, ए ए, देखिए, ए ए ओ औ, ये हो गया ना। ए ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके बाद, बाद इसके कह रहा है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर माने दूसरा स्वर, ये स्वर नहीं होना चाहिए। ए ए ओ औ नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है तो क्या हो जाता है, ए का अय हो जाएगा। क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ए का क्या होगा, अगर ए है और ए के बाद दूसरा भिन्न स्वर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा।
अभी आपको उत्तर निकल जाएगा। ए का आय हो जाएगा, ठीक है। आय का आय हो जाएगा, जैसे ये दूसरा आय है ना, तो इसका क्या होगा, यही लिख देते हैं, यहाँ सही रहेगा। ये हो जाएगा आय, ए का आय हो जाएगा, और आय का आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा, ठीक है। ओ का क्या होता है, ओ का ओ का हो जाता है औ, और औ का क्या होता है, औ का हो जाता है आओ। अच्छा, इसको अगर याद आपको करना है, ए ऐ ओ औ, ऐ आय औ आओ, ऐसे आप अगर याद करते हैं सीक्वेंस में बैठा के, ए ऐ ओ औ, ऐ आय और औ आओ, अगर इस तरह याद कर लेते हैं, जैसे ओ का औ और औ का आओ और अय और आय, ठीक है। दोनों में आप देखेंगे तो क्रमशः एक मात्रा बढ़ जा रही है, याद करने का तरीका। अब हम पवन में देख लेते हैं, जो आयात संधि हुआ है, ये कैसे आयात संधि हुआ है। तो पोधन अन है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा है ना। तो ओ क्या आया, ये देखिए पोधन ओ में यहाँ हम कर देते हैं, पहले आया ओ, ठीक, ओ आ गया, और उसके बाद कौन सा स्वर आ गया, भिन्न स्वर आ गया। कह रहा है कि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर, ठीक है। तो अन आ गया, तो धन क्या आ गया, औ आ गया। तो औ तो कहीं है नहीं हमारे में, ए ऐ ओ औ है। यही अयादि में होता है कि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आता है तो क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का सॉरी ए का आय होता है, आय का आय होता है, ओ का औ होता है, और औ का आओ हो जाता है। तो यहाँ पवन में आप देखिए, तो पवन में क्या है, ओ के बाद अ आया है ना, तो ओ का क्या होता है, ओ का अव होता है। तो वही पोधन यन जो यहाँ पे आप देखे हैं अभी, वही जो पोधन देखे हैं, तो इसमें क्या आया है, इसमें आपका आया है ओ और धन औ। तो ये क्या हो गया है, ये सीधे क्या हो गया है, जब ओ के का अव हो गया है, तो प व और न, ये पवन हो गया है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, पवन का संधि विच्छेद पोधन अन होता है, और इसमें होता है अयादि संधि, अयादि संधि। सारे मित्रों, थोड़ा लंबा हुआ, चूंकि समझाना जरूरी था। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा है, समझना है केवल किसका कर रहा है, पुनर्जन्म का संधि। यहाँ तो केवल यही पूछ रहा है कि इसका संधि विच्छेद है क्या। तो विकल्प देखिए, पुनर्धन जन्म, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है पुधन नरजन्म, पुनः धन जन्म, और पुनर्धन आजन्म। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि पुनः धन जन्म। अब यहाँ भी हम देख लेते हैं, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ सासा दिख रहा है, ये क्या है, ये कौन सा चिन्ह है, ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो अगर ये पुनः धन जन्म दे के अगर आपसे प्रश्न ये पूछता है, क्वेश्चन ये कर देता है कि कौन सी संधि है, जैसे यहाँ तो संधि विच्छेद पूछा है, लेकिन कौन सी संधि अगर पूछता है तो भी आप इसको अब संधि विच्छेद इसका टॉपिक है, तो प्रश्न तो कुछ भी बन सकता है, इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए। तो ये अगर विसर्ग लगा हुआ है तो सीधा सीधा चले जाइए, और ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गया। अच्छा, विसर्ग संधि में होता क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। यानी इस विसर्ग के साथ प्लस में स्वर या व्यंजन कुछ भी आता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं विसर्ग संधि। आशा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। अगला क्या है हम लोगों का, अगला है इत्यादि में कौन सी संधि। अच्छा, इसमें संधि खूब पूछा है, इत्यादि में अब संधि पूछ दिया ये, ठीक है। तो इत्यादि में देखिए, जैसा कि मैं पिछले प्रश्न में चर्चा कर रहा था कि अगर ये संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ये संधि भी पूछ सकता है, और यहीं ये संधि जानना हमको जरूरी होता है। तो इत्यादि में कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे ये विकल्प में है यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। तो इत्यादि में मित्रों क्या होता है, इत्यादि में यण संधि होता है, ठीक है। कैसे होता है ये, इति धन आदि। अब यहाँ इसका संधि विच्छेद देख लीजिए क्या होता है, इति धन आदि, ये हो जाता है इत्यादि, ठीक। और इसमें इस संधि को बोलते क्या है, तो यहाँ प्रश्न में ही आपके है यण संधि बोलते हैं। अच्छा, यण संधि में होता क्या है, यण संधि में होता यह है कि यदि देखिए ई, यण संधि भी देख लीजिए, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री
ये इसके बाद, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का, य उ का व तथा री का र हो जाता है। ये फॉर्म जो है वो चेंज हो जाते हैं इनके बाद अगर भिन्न स्वर आते हैं तो एण संधि में ये होता है। तो ये हमको संधियाँ अलग से मैं संधि अपने चैनल पे मैं लेके आऊँगा, आप देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है कि अगर इत्यादि में संधि कौन सी है, अगर ये पूछ रहे हैं तो ये एण संधि है, और क्या होता है एण संधि में वो थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर हम लोग पूरा पढ़ने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ और अगले प्रश्न को देख लेता हूँ। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना। चलिए कुछ राहत की बात आ गई। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना माने आप जानते हैं चोट लगना तो होगा नहीं, नाक रगड़ना मतलब इज्जत देना तो होगा नहीं। आप कहते हैं कि फला के दरवाजे पर नाक रगड़ रहे जा करके, यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, आराम से इसका उत्तर लगा लेंगे। चापलूसी करना भी इसका उत्तर नहीं होता है। ये आसान सा प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कर उन्मूलन का विलोम है। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्मूलन का विलोम पूछ रहा है, नहीं विलोम भी ये पूछता है। तो ठीक देखिए, उत्थान उन्मूलन का नहीं होता है, उत्कर्ष नहीं होता है, उन्मूलन का होता है रोपण। अब जान लीजिए, इसमें सभी विलोम आप चाहें तो जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्थान का होता है आपका पतन, उत्थान का हो जाएगा विलोम पतन। उत्कर्ष का विलोम आपका हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष हो जाएगा। और उन्मूलन का रोपण आपने पढ़ा ही। अवनति का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा उन्नति। ठीक है, इस तरह से ये चारों विलोम आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा, एक सेकंड थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे। हाँ देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। ये तो जानते ही हैं आप, जो इस तरह के प्रश्न होते हैं थोड़ा सा आपको ये रटने वाले प्रश्न हैं, इसमें बहुत समझना नहीं होता है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं सब पे प्रकाश डालूं। तो इसको जो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो आदिकाल को क्या कहे थे? चारण काल, आदिकाल, वीर काल। आप देखेंगे चारण काल, आदिकाल, वीर काल नहीं, बल्कि बीज वपन काल बोले थे। डी इसका सही उत्तर है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा था? बीज वपन काल कहा था। आदिकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। वीर काल जो है, इसको जो वीर काल आप देख रहे हैं, ये क्या नाम है कि ये विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने कहा था। विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने ये कहा था। चारण काल इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। चारण काल जो आप देख रहे हैं ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और चारण काल एवं संधि काल इसे किसने कहा था? तो इसे रामकुमार वर्मा ने कहा था। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है एक पंक्ति है। पंक्ति क्या है? अति सूधो स्नेह को मारग है। ये किसकी पंक्ति है? बहुत सुंदर। ये भी एक तरह से रटने वाला ही प्रश्न है और इसके विकल्प जो हैं थोड़ा अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इसके विकल्प में अति सूधो स्नेह को मारग है। देखिए, ये कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो या तो आपने खूब अध्ययन किया है तभी, या आपको याद है तभी सही हो पाएंगे। ऐसे इसका कोई विकल्प नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी आप किए हैं तो वो सही हो ही जाते हैं। एक आध प्रश्न ऐसे आ ही जाते हैं, इनकी इस तरह के प्रश्नों की बहुत चिंता नहीं करते हैं। यहाँ आया है तो जान लेते हैं कि अगर पुनः आता है तो हम इसको लगा सकें। अति सूधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति जो है वो किसकी है? तो हम देखते हैं यहाँ पे, यह पंक्ति जो है बोधा ठाकुर घनानंद, ये घनानंद की पंक्ति है। किसकी है ये घनानंद की, ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, घनानंद। ठीक, तो अति सूधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा ये घनानंद की पंक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कालिंदी का पर्यायवाची है। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, आगे अच्छा है। ये पर्यायवाची का प्रश्न है। पर्यायवाची तो हमको जानना ही होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खंड है और 3-4 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। तो आप जानिए कि विकल्प डी इसका सही उत्तर है, यानी कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो क्या है? यमुना है। यमुना के अन्य पर्यायवाची भी आप जान सकते हैं, जैसे अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सर्वसुता, भानुजा, तरणिनुजा,
अर्कशुता, ये सब हैं। जैसे कालिंदी है वैसे ही अन्य पर्यायवाची इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य में, अगला प्रश्न जो आपका है वो कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, या फिर क्या नाम है कि आपका जयशंकर प्रसाद। तो अपनी आत्मकथा के जो लेखक थे, जो माने जाते हैं, वो कौन हैं? वो हैं बाबू श्याम सुंदर दास, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनः आ गया हमारे सामने, मुहावरा ही है इसमें, और ये कह रहा है कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ये पूछ रहा है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। तो हम अब विकल्पों को देखेंगे। सिर मारना, सिर पे सेहरा बंधा होना, है ना, उसके बाद से सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो आप जानते हैं कि कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ गया, यानी कि जैसे जैसे सिर मुड़ाया वैसे ही ऊपर ओला पड़ गया, तो सर फटने की संभावना रहेगी ना। तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये इसका उत्तर आराम से आपको निकल जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, और एक बार आप यहाँ आज देखेंगे, हमको लगता है आपको याद भी हो जाएगा। कवियों का कवि, बहुत ऊंची पदवी हो गई ना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, याद करने के लिए आप इस तरह याद कर सकते हैं, कवियों का बाप, है ना। तो जो शमशेर बहादुर सिंह है, नाम कम सुना हुआ है, बी ऑप्शन इसमें जो है। धर्मवीर भारती भी नहीं है, और रघुवीर सहाय भी नहीं है, सक्सेना भी नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया। ध्यान रखिएगा, कवियों का कवि किसे कहा गया है? तो वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? तो अगले में है, देखिए अगले में क्या है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम मरम है, कर है राम नाम का मरम है आना। दशरथ तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ठीक है, ये यहाँ पे रचनाकार ही पूछ लिया है कि इसके रचनाकार कौन है। जब आप डिटेल्स में इनको देखेंगे, इन कवियों को, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है ये। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं कबीरदास की। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास दिया, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ये पंक्तियाँ किसकी हो गई? ये कबीरदास की पंक्तियाँ हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट देखते हैं आज के सेशन का। ये क्या है? ये कह रहा है हिंदी का पहला पत्र। तो ये तो आपने पहले से भी पढ़ी रखा होगा। हिंदी का जो पहला पत्र है वो है आपका उदंड मार्तंड। इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ डिटेल उदंड मार्तंड के बारे में जान लेते हैं। यह 1826 को क्या नाम है प्रकाशित हुई थी, और इसको प्रकाशित करने वाले जो थे वो कौन थे? पंडित जुगुल किशोर थे, जुगुल किशोर। चूँकि ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, तो लगभग सबको रहता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। तो मित्रों, आज रहा ये वर्ष 2013 का हिंदी खंड का 15 प्रश्न, जिसमें हमने देखा कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। और इसके बाद पुनः 15 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं जुलाई तक जो परीक्षा होनी है लगभग सारे पेपर्स को ऐसे लेके आऊँगा और आपका रिवीजन करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।